वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग एंड आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारी स्टोरी जहाँ से ख़त्म हुई थी वहीं से स्टार्ट होती है। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक औरत को देखते हैं जो बैग लेकर कहीं जाने के लिए तैयार थी और वो सामने की ओर देख ही रही थी कि तभी उसे कोई बोलता है, ओल्ड वुमेन, क्या तुम सच में यहाँ से जा रही हो? और हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 लोग खड़े थे, जिसमें से एक पीले बाल वाला आदमी वो कहता है, बिना किसी याद के यह लापरवाही है, अगर आप यहाँ वापस भी आए तो आपका यहाँ स्वागत नहीं होगा। और उस आदमी की बात सुनकर वो लेडी बोलती है, अब तुम फिर से रोना शुरू कर दोगे? और हम देखते हैं ये तो वही मीडिया का लीडर है जिसे वो लेडी बोलती है यंग मास्टर। वैसे भी इसका नाम तो नहीं बताया गया है, इसलिए भी हम इसको पीले बाल वाला आदमी ही कहेंगे, यही सही रहेगा। वो पीले बाल वाला आदमी बोलता है, देखो मैं सीरियस हूँ, अगर तुम्हारी याददाश्त एक बार आ जाती है तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद सुनकर वो लेडी बोलती है, मुझे पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और आप परेशान हैं मेरे बारे में, क्यों ऐसा नहीं है क्या, आप परेशान हैं ना? और लेडी की बात सुनकर वो आदमी कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम यहाँ पहली बार आए थे तब तुम्हारी जिंदगी वो खतरे में थी। और फिर वो कहता है, तुम यह बात नहीं भूली हो है ना ओल्गा? तो फ्रेंड्स हमें पता चलता है कि इस लेडी का नाम ओल्गा है। और उस आदमी की बात सुनकर ओल्गा बोलती है कि आपने यह बात मुझसे इतनी बार कही है कि मेरे कानों पर जर्दियाँ पड़ सकती हैं, मैं हमेशा आपके लिए इसके वजह से शुक्रगुजार रहूंगी। और ओल्गा से बात सुनते वो आदमी बोलता है, नहीं मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बात को समझ रही हो, मैंने तुम्हें बड़ी ही मुश्किल से बचाया और तुम्हें अपना सहायक बनाया, लेकिन अब देखो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। और फिर वो उसके हाथ से उसका बैग लेते हुए कहता है, मुझे अपना बैग दे दो इधर साइड, क्योंकि तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी कलाई वो कमज़ोर थी? और फिर वो नाइट्स को आवाज़ लगाते हुए कहता है, नाइट्स मेरे लिए इसे कैरी करो। और हम देखते हैं कि उस आदमी के कहने पर वो नाइट वो बैग को कैरी किए हुए था। तभी ओल्गा कहती है, यंग मास्टर, आप ज़्यादातर ऐसे तो नहीं बदलते, लेकिन आप इसे नॉर्मली खुद ही कैरी करते हैं। तो उसकी बात सुनकर वो आदमी बोलता है, अच्छा और मैं ये क्यों करूँगा? और फिर उसकी बात सुनकर ओल्गा बोलती है, बेहतर होगा कि बाद में आप उस महिला के प्रति ऐसा व्यवहार ना करें। और उसकी बात सुनकर वो आदमी बोलता है, देखो मैं ये जानता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि तभी ओल्गा को उसके कलाई में दर्द होने लगता है। और उसको ऐसा करता हुआ देखकर वो आदमी बोलता है, खैर लगता है कि आपकी कलाई की तकलीफ वह बहुत पुरानी है, ऐसा लगता है जैसे कि आपने पहले कभी कड़ी मेहनत की हो। फिर वो कहता है, अगर आप एक बार वाइस डायरेक्टर बन जाते हैं तो आप होली स्टेट के प्रीस्ट को कहकर अपने आप को हील करवा सकते हैं, ग्रैंड टेम्पल प्रीस्ट से भरा पड़ा है। और फिर वो कहता है, और आप जब वहाँ हों तो आप उन पर ध्यान रखिएगा कि वो दोनों जुड़वा बच्चे वो कभी ढीले ना पड़े। और उसकी बात सुनकर ओल्गा निराश होते हुए कहती है, यह तभी संभव है जब मुझे चुना जाए, क्या आपको लगता है यह इतना आसान होगा? और उसकी बात सुनकर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या नॉनसेंस है, तुम मेरी असिस्टेंट हो, ऑफ कोर्स तुम्हें अकेडमी के लिए वाइस डायरेक्टर की पोस्ट के लिए चुना जाएगा। और उसकी बात सुनकर ओल्गा हंसने लगती है और कहती है, ऑनेस्टली बोलो अब मुझे कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। और उसकी बात सुनकर वो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहता है, तुम बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो ओल्गा। और तब वो दोनों एक पेंटिंग के सामने खड़े हुए थे और ओल्गा उस पेंटिंग को देख रही थी। और फिर ओल्गा उस पेंटिंग को देखते हुए कहती है, खूबसूरत है ना? तब वो आदमी कहता है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उसे ढूंढने के लिए आए हो। और उसकी बात सुनकर ओल्गा कहती है, यह एक अनमोल खजाना है जिसकी वजह से इसने मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दी। और फिर वो पेंटिंग को देखते हुए मन ही मन कहती है कि इसलिए काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो गया है, हर समय जब भी मैं इस पेंटिंग की ओर देखती हूँ तब मुझे सिर में दर्द होने लगता है, अगर मैं याद कर सकती तो। और उसको ऐसे सोचता हुआ देखकर वही आदमी बोलता है, ओल्गा, क्या तुम यहाँ से जाने के बाद उस लड़की को ढूंढने का प्लान कर रही हो? ऐसा ही है ना? क्योंकि तुमने एक बार कहा था कि वो लड़की हमेशा तुम्हारे सपनों में तुम्हें दिखती है। और उसकी बात सुनकर वो आदमी कहता है, क्या यह तुम्हारी बेटी हो सकती है? और उसकी बात सुनकर ओल्गा कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और फ्रेंड्स हम देखते हैं ये तो हमारी योडल ही है और ये वही नैनी है जो कि भाग गई थी। और ये ओल्गा ही है। और वो कहती है कि हर वक्त उसके पेरेंट्स उसको डांटते रहते थे और वो हमेशा रोती रहती थी और हर टाइम मैं उसे कंफर्ट देती रहती थी। और फिर वो कहती है, उसका नाम, उसका चेहरा, वो सब कुछ धुंधला है, लेकिन मैं उसके दुख को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। और उसकी बात सुनकर वही आदमी कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम सच में किसे ढूंढ रही हो। और तभी वहां पर एक गिलहरी आ जाती है और वो गिलहरी सीधा उस आदमी के कंधों पर जाकर बैठती है, जिससे कि वो आदमी डर जाता है। और उस गिलहरी की वजह से उसको छींकें आने लगती है और वो कहता है, क्या ये गिलहरी यहाँ क्यों आई है? और उसको ऐसे छींकता हुआ देखकर ओल्गा कहती है, आपको पता है ना, आपको वाइल्ड एनिमल से एलर्जी है, तो फिर आपको विंडो को ओपन करने से बचना चाहिए और उसे थोड़ा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और फिर वो वहां से जाते हुए कहती है, तो फिर अब मैं सच में यहाँ से जा रही हूँ। और तब वो आदमी कहता है कि अगर कुछ भी हो तो तुम मुझे कांटेक्ट करना। और वहां से जाते हुए ओल्गा कहती है, डोंट वरी, मैं सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज़ ही लेकर आऊंगी।
और वो वहाँ से जाते-जाते कहती है कि सच में यंग मास्टर, मुझे तो अपने आप से ज़्यादा आपकी चिंता है। और उसकी बात सुनकर वो आदमी कहता है, ओह रियली, मैं सच में ठीक हूँ। शीन योडल पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर सारी मेड्स वो योडल से कह रही थी, ओह लॉर्ड योडल, ज़रा अपने आप को आप मिरर में तो देखिए। और हम देखते हैं कि योडल के बाल वो काफ़ी लंबे हो गए थे और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और वो मेड योडल को देखते हुए कह रही थी, कुछ तो गलत है, मुझे पता है। और उसको ऐसा कहते हुए देखकर योडल, वो तो बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो रही थी और मनी मन कह रही थी, क्या क्या इल्यूजन स्पेल वो खत्म हो गया है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो दोनों मेड्स खिलखिलाकर हंसने लगती हैं और कहती हैं, आप तो इन दिनों और ज़्यादा क्यूट हो गए हैं। और ये सुनकर योडल कहती हैं, अब ये क्या बात हुई। और फिर वो लोग आपस में ही बातें करने लगती हैं और कहती हैं, क्या तुम्हें पता है कि लॉर्ड योडल के लिए कितने सारे लेटर्स आए हुए हैं। क्या होगा जब ग्रैंड टेम्पल जल्दी खुलने वाला है और सब लोग हमारे प्रीस्ट को देखेंगे। और उनकी बात सुनकर योडल उनसे पूछते हुए कहती है, क्या ग्रैंड टेम्पल ओपन हो रहा है। और फिर वो मेड बताती है कि हाँ, रोजेरियम और मुख्य हॉल के अलावा बाहरी लोग और भी चीज़ें देख सकेंगे। और ये स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए बैप्टिज्म सेरेमनी रखी जाती है। और फिर वो दोनों मेट्स यूलिसेस के बारे में बातें करने लगती हैं कि हिज हॉलीनेस इस बार ज़रूर दोबारा से मैग्निफिसेंट दिखेंगे। क्या ऐसा ही है ना। और दूसरी मेट कहती है, हाँ तुमने सही कहा, ऐसा ही है। और उधर योडल वो बैप्टिज्म की प्रोसेस के बारे में सोचने लगती, कहती है, बैप्टिज्म, मैं सोच रही हूँ कि क्या मैंने इसे कभी रिसीव किया है। और फिर वो आगे कहती है, ड्यू फॉर डचेस, उन दोनों ने तो मुझे कभी ऐसी चीज़ें दी ही नहीं। मुझे तो कभी घर से बाहर निकलना अलाउ ही नहीं था और मैं अकेली ही बैप्टाइज्ड होने से घर में रह गई। क्या ही बेवकूफ़ी भरी बात है। कोई कैसे इतना बेवकूफ़ हो सकता है। किसी भी मायने में वह समय मेरे पिछले जीवन जैसा था। लोग कहते हैं कि ननों ने मुझे गर्मी की तपती दोपहरी के बीच तपते हुए पाया था। और उस वक्त मैं 5 साल की थी और मुझे उसकी कोई भी यादें नहीं है और मैं मुश्किल से ही बोल पाती थी। वो इतना सोच रही थी कि तभी एक मेड कहती है, ओ लॉर्ड योडेल, अगर आप खुद से बैप्टिज्म लेना सीखें तो कैसा रहेगा, आप भी तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। और फिर वो कहती है, क्या कहा आपने, बैप्टिज्म। और फिर मनी मन कहने लगती है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। रुको, अगर ये बात ग्रैंड सेरेमनी की है तो क्या ऐसा नहीं है कि यहाँ दूसरे नेशंस के लोग भी आएंगे। इवन अगर वह नहीं भी आया तो वह अपने लोगों को भेजेगा। वह अपने एजेंट्स को ज़रूर भेजेगा। मुझे निश्चित रूप से अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। शीन साउथ हॉल में शिफ्ट होता है, जहाँ पे प्रीस्ट पेमेला को दिखाया जाता है, जो बेचारी बहुत थकी होती है। और योडल पेमेला को बुलाते हुए कहती है, लेडी पेमेला। और फिर उसकी बात सुनकर लेडी पेमेला कहती है, लॉर्ड योडल आप। और योडल कहती है, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। और हम देखते हैं लेडी पेमेला, वो तो बहुत ज़्यादा थकी हुई नजर आ रही थी। और उसको इतना थका हुआ देखकर योडल वहां से जाते हुए कहती है, लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा थकी हुई दिख रही हैं, इसलिए मैं किसी और टाइम पर आ जाऊंगा। और वो यहाँ से जाने लगती है। तभी पेमला वो उसको रोकते हुए कहती है, नहीं मत जाओ। और उसको रोकते हुए कहती हैं, अगर एल्डर हेल उन्होंने मुझे प्रीस्ट योडल के साथ देखा, वो बहुत ज़्यादा जेलस होंगे और ये थ्रिल मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल होगा। और उसकी ऐसी बात सुनकर योडल वो ऑकवर्ड हंसी हंसते हुए कहती है, लेडी पेमला, आप तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं। और योडल की बात सुनकर पेमला कहती है, तो फिर तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे। योडल कहती है, मैं बैप्टिज्म के बारे में क्यूरियस हूँ। वैसे यूजुअली इसको कौन परफॉर्म करता है, क्या ये पॉसिबल है कि मैं भी इसे खुद से कर सकूँ। और उसकी बात सुनकर लेडी पैमिला बताते हुए कहती है कि हिज हॉलीनेस और एल्डर्स को छोड़कर साउथ हॉल के प्रीस्ट ही यूजुअली इसको हैंडल करते हैं। और फिर वो आगे बताते हुए कहती है, इसके लिए बहुत सारी डिवाइन पावर की ज़रूरत होती है, लेकिन वेतन बहुत कम है, इसलिए इसे बहुत कम लोग करना चाहते हैं। और हम देखते हैं वो लोग तो बेचारे पीछे गिरे हुए थे, कहते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, हम नहीं कर सकते। और फिर वो आगे बताते हुए कहती है, यह आसान नहीं है, इसके लिए प्रीस्ट को शुद्ध और बेदाग होना चाहिए। इसके लिए नियम बहुत ज़्यादा सख्त थे, हालांकि जियोवानी के लिए ये रूल्स कोई मायने नहीं रखते थे। यह सुनकर योडल वो शौक हो जाती है। और वो शौक होते कहती है, जियोवानी से बैप्टिज्म रिसीव करना कितना ड्रेडफुल होगा, है ना। और उसकी बात सुनकर पेमला वो कहती है, वो मैं थी। और उसकी बात सुनकर हमारी योडल वो तो बिल्कुल चुप हो गई थी। और फिर लेडी पेमला ने उसको सीक्रेट लाइब्रेरी के बारे में बताया था। तो वो पूछती है कि वाह, सीक्रेट लाइब्रेरी, है ना, वहाँ कौन जाता होगा और किसके साथ जाता होगा। तो उसकी बात सुनकर लेडी पेमला वो कहती है, वो कौन था। और फिर वो याद करती हुए कहती है, सिंस मुझे उसका नाम अच्छे तरीके से याद नहीं है, शायद वो प्रॉपर तरीके से पृष्ठ नहीं बना था। मुझे सिर्फ उन लोगों के नाम याद रहते हैं जो मुझे बेनिफिट्स देते हैं। और उसकी बात सुनकर योडल फिर से ऑकवर्ड हंसी हंसते कहती है, लेडी पेमला, आप तो सच में बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं। और फिर वो कहती है, लेकिन अगर अब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो एक बार सैक्रेड बैप्टिज्म सेरेमनी में केओस आ गया था। उस टाइम पर एक बार ब्रिकाल्ड के प्रीवियस एम्परर और क्राउन प्रिंस को बैप्टाइज किया गया था, लेकिन वहाँ मौजूद एक राजकुमार ने हंगामा खड़ा कर दिया और बाद में चलकर वही ब्रिकाल्ड का नया एम्परर बना। और लेडी पेमेला की बात सुनकर योडल कहती है, लेकिन उसने परेशानी क्यों खड़ा की। तब लेडी पेमेला बताती है, क्योंकि फॉर्मर एम्परर ने हिज हॉलीनेस से अपने उत्तराधिकारी के लिए एडवाइस मांगी थी। और हिज हॉलीनेस ने कहा कि अगर वर्तमान एम्परर वो सिंहासन रूढ़ हो गया तो वह राष्ट्र बर्बाद कर देगा। और इस वजह से उसे सिंहासन के उत्तराधिकारी की पंक्ति में से बहिष्कृत कर दिया गया और बपतिस्म देने से भी मना कर दिया गया। और ये सब ना कर पाने की वजह से
वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और फिर बाद में उन्होंने तख्ता पलट के माध्यम से सिंहासन हासिल किया। और लेडी पैमेला की बात सुनकर योडल कहती है और अंत में हिज हॉलनेस ने जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हो गई। वो इतना कहती है कि तभी लेडी पैमेला कहती है, सम्राट भले अभी शांत पड़ा हो लेकिन उसका नेचर वो नहीं बदला है। वह जरूर से हिज हॉलनेस पर प्रहार करने का प्लान कर रहा होगा। और लेडी पैमेला की बात सुनकर योडल मनी मन कहती है, शायद मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। और फिर योडल और लेडी पैमेला दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर लेडी पैमेला वो कहती हैं, योडल प्लीज सावधान रहना, आप हिज हॉलीनेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं। सीन यूलिसस पर शिफ्ट होता है और यूलिसस को इन नए कपड़ों में देखकर योडल को तो यूलिसस बड़ा पसंद आता है। वो कहती है वाह, और वो कहती है ये ज़रूर हिज हॉलीनेस का बैप्टिज्मल रोब होगा। ये तो बिल्कुल एक महान देवदूत की तरह लग रहे हैं। मैं बड़ी ही मुश्किल से उनके पास जा पाती हूँ। और इस टाइम पे यूलिसस वो तो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। और यूलिसस को तो देखकर हमारी योडल का यूलिसस पर तो दिल ही आ गया होता है और वो बड़े ही प्यार से देख रही होती है उसकी तरफ। और हम देखते हैं यूलिसस का तो वो दोनों टेलर माप ले रहे होते हैं। और योडल को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए यूलिसस को कहता है, क्या मेरे पार्टनर को छुप छुप के देखना अच्छा लगता है। और उसकी बात सुनकर योडल वो तो शर्मा जाती है, कहती है क्या क्या क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। और योडल की बात सुनकर यूलिसस वो कहता है, वेल ऐसा दिख तो नहीं रहा है कि मैं पूरी तरह से गलत हूँ, लेकिन तुम पर मैं फिर भी भरोसा करता हूँ। और उसकी बात सुनकर हमारी योडल वो मनी मन रोते हुए कहती है कि अभी अभी जो कुछ भी मैंने कहा कि ये बिल्कुल महान देवदूत की तरह लग रहे हैं, सब कुछ कैंसिल करो। और उसका ऐसा रिएक्शन देखकर यूलिसस वो तो स्माइल करता है। तभी हमारी योडल वो कहती है, वैसे बाय द वे योर हॉलीनेस, वो उसके सामने अपने बालों का कतरा दिखाते हुए कहती है यह। और उसको देखकर यूलिसस कहता है यह तो। और फिर यूलिसस कहता है तो तुम तैयार हो। और फिर यूलिसस की बात सुनकर योडल कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट में क्या आता है, यह मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं करने वाला, क्योंकि उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसकी बात सुनकर यूलिसस वो उसके पास आते हुए उसके फेस को टच करता है। और उसको इतने करीब आते हुए देखकर योडल वो घबराते हुए कहती है, हाँ मेरा मतलब था दर्द के मामले में यह बिल्कुल दर्द नहीं होता। और उसकी बात सुनकर यूलिसस कहता है, हाँ मैं समझ गया हूँ। और फिर उसको देखते हुए मनी मन कहता है कि ऐसी चीज़ें आसानी से नहीं भुलाई जा सकती, लेकिन वह इन सब से निकलने की कोशिश कर रही है और मैं उसे एक्नॉलेज करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अगर योडल वो सच में ड्यूक की बच्ची हुई और एम्पायर उसे रिलीज करने से मना कर देता है, तो फिर शायद मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता न हो, लेकिन मैं योवोहिडे हाउस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और यूलिसस को इतना परेशान देखकर योडल कहती है, योर हॉलीनेस आपको क्या परेशानी है। और उसकी बात सुनकर यूलिसस कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, मैं बस थोड़ा सा फिटिंग से परेशान हूँ और थक गया हूँ। और इतना कहकर यूलिसस वहीं टेबल से लगकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मोर इम्पोर्टेंटली, ऐसा लगता है जैसे कि हमारे बीच कुछ अनकहा रह गया था। और ये सुनकर हमारी योडल वो तो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है और ब्लश के मारे घबराते हुए कहती है, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका कहने का क्या मतलब है, क्या हम सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। और उसकी बात सुनकर यूलिसस वो हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, आपके रिएक्शन को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि आपको सब कुछ याद है। और फिर कहता है वो किस वापस। और उसकी बात सुनकर योडल वो चिल्लाते कहती है, अरे अरे, और उसका मुंह बंद कर देती है। और उसको चुप कराने के चक्कर में वो उसको टेबल पर धक्का दे देती है और उसके धक्के की वजह से वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं और दोनों ही अपने मन में कहते हैं क्या क्या क्या। और फिर वो कहता है, क्या मैंने कुछ ऐसा अनछम कह दिया जो कि आप मुझे ऐसे मार रहे हैं जैसे कि ये मेरी सज़ा हो। और उसकी ये बात सुनकर योडल वो तो और ज़्यादा ब्लश करने लगती है। और देखो तो ज़रा इसको, ये खुलेआम मुझसे फ्लर्ट कर रहा है और कह रहा है कि क्या मैंने उसे कुछ ऐसा गलत कह दिया। और उसकी बात सुनकर योडल कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो योर हॉलीनेस ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले कुछ अजीब कहा था। और उसकी बात सुनकर यूलिसस वो कहता है, आपने कहा अजीब, तो आप कहना चाहते हैं हमने जो किस किया वो अजीब था। और उसकी बात सुनकर योडल वो और जोर से उसका मुंह बंद कर देती है और वो कहती है कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, प्लीज़ थोड़ा और धीरे बोलिए। और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि वो दोनों तो कुछ ज़्यादा ही क्लोज खड़े हैं, इसलिए वो कहती है, क्या हम थोड़ा पीछे होकर बात करें। और उसकी बात सुनकर यूलिसस वो कहता है, नहीं मैं मना करता हूँ। और मनी मन सोचते हुए कहता है, मैं तो जानबूझ कर गिरा हूँ, पीछे हटने का कोई कारण ही नहीं है। ऑफ कोर्स, लेकिन मैं उसे यह सच नहीं बता सकता। और फिर वो कहता है, क्योंकि इस तरीके से मैं तुम्हें और अच्छे तरीके से देख सकता हूँ। ये सुनकर तो योडल और ज़्यादा ब्लश करने लगती है और कहती है, क्या क्या, आप क्या कह रहे हैं, और एग्जैक्टली आप क्या देखते हैं, और क्या आप मुझे गलत तरीके से देखते हैं। और योडल की बात सुनकर यूलिसस वो कहता है कि आप इतना जल्दी बुरे से क्यों डर जाते हैं। और फिर वो उसके चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए कहता है, तुम्हारी ये गोल आंखें काफ़ी ज़्यादा प्यारी हैं और तुम होशियार हो। इवन जब तुम कापड़ी होती हो तब भी तुम मेरा सामना साहस के साथ करती हो, और तुम कोई ऐसी हो जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, और मैं तुम्हें इसी तरीके से देखता हूँ। यह सुनकर तो योडल उसका तो बेचारी का बुरा हाल हो चुका था। और यूलिसस का इतना कुछ कहना काफ़ी नहीं था, वो आगे कहता है, और यहाँ तक कि तुम मेरे होंठ चुराने के लिए काफ़ी साहसी हो। यह सुनकर तो योडल पूरी तरीके से बिल्कुल लाल हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, बस करिए, हम इस कन्वर्सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं।
और उसको ऐसे चिढ़ते हुए देखकर यूलियस वो मुस्कुराता रहता है और कहता है, तो फिर हमें एकेडमी की ओर चलना चाहिए। शायद ये सब्जेक्ट तुम्हारी एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए काफ़ी हो। और उसकी बात सुनकर वो चिढ़ते हुए कहती है, आप मुझे इस तरीके से टीज़ नहीं कर सकते। और उसकी बात सुनकर यूलियस कहता है, नहीं, अगर मैं तुम पर जोर नहीं दूंगा तुम तो सच में मेरे बारे में कभी सोचोगी ही नहीं, और तुम मेरे साथ और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओ और मेरे बारे में और ज़्यादा सोचो, मैं बस यही चाहता हूँ। ये सुनकर योडल वो मन ही मन कहती है, वह सच में बहुत अजीब आदमी है। और फिर हम देखते हैं वो दोनों बैठे होते हैं और तब यूलियस कहता है कि एकेडमी के डायरेक्टर और ओवरशियर के लिए, जिसके बारे में हमने पिछली बार चर्चा की थी, उसके लिए एल्डर रसूलो को चुना गया है। और उसकी बात सुनकर योडल वो कहती है, वाह, ये बहुत अच्छा काम करेगा। फिर यूलियस कहता है, और हाँ, आपने जो कैंडिडेट्स रिपोर्ट किए थे मैंने उन्हें रिव्यू कर लिया है दोबारा से। और तब योडल उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए कहती है, ऑफ कोर्स ये पर्सन खड़ा उतर सकता है। और हम देखते हैं ये डॉक्यूमेंट ओल्गा के बारे में ही होता है, मीडिया की रूलिंग फैमिली से जो मेज़ है, और ये हिज हॉलीनेस ने और मैंने दोनों ने इसे कैंडिडेट के रूप में सेलेक्ट किया है। और तब यूलिसेस एक रिकमेंडेशन लेटर दिखाते हुए कहता है, ये हेड फैमिली की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर है, और ये कैंडिडेट अकेली ऐसी है जिसकी एबिलिटी और कैरेक्टर दोनों ही डाउट से परे है। और फिर आगे बताते हुए कहता है, ये परिवार इतना नखरेबाज है कि इन्हें खोज करना लगभग असंभव है। और उसको ऐसे करते हुए देखकर योडल वो तो मन ही मन कहती है, लेकिन इन्होंने तो एक बार कहा था कि ये उन्हें नापसंद करते हैं। फिर कहती है, लेकिन इस कैंडिडेट के जरिए यह पॉसिबल है कि मीडिया हमसे अलाई बनाने की कोशिश कर रहा है। जब योडल ये सब सोच रही थी कि तभी यूलियस कहता है कि मिस योडल, क्या आप इसका इंटरव्यू खुद से कंडक्ट करना चाहेंगी? उसकी बात सुनकर योडल कहती है, हाँ, मैं ट्राई करना चाहूंगी। फिर योडल कहती है, बाय द वे योर हॉलीनेस, क्या जब टेम्पल खुलेगा तब दूसरे नेशंस के लोग भी इसे अटेंड करेंगे? उसकी बात सुनकर यूलियस कहता है, हाँ, वो लोग भी अटेंड करेंगे। और उसकी बात सुनकर यूलियस कहता है, शायद लेवरिज अटेंड करे, और योडल भी कहती है, शायद ब्रिकाल्ट। और उसकी बात सुनकर यूलियस कहता है, क्या ब्रिकाल्ट में कुछ हुआ है? और उसकी बात सुनकर योडल कहती है, नहीं, मैं तो बस सिर्फ परेशान थी कि कहीं बपतिस्मा के दौरान वो लोग कोई परेशानी ना खड़ा कर दे। और मनी मन कहती है, लेकिन उन्हें लेवरेज के क्यों लाया? फिर यूलियस कहता है, नहीं, इस बार ब्रिकाल्ट बपतिस्मा को अटेंड नहीं करेगा, क्योंकि उनके खिलाफ फॉरबिडन आर्ट्स के लिए एविडेंस मिले हैं, और इसलिए हमने फॉरेन एक्सचेंजेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। हमने जियोवानी के एट्रोसिटीज़ को ट्रैक किया, तब हमें वहाँ कॉर्प्स फ्लावर की फील्ड मिली, और ब्रिकाल्ट ने वहाँ उन रिसोर्सेज को छुपा के रखा था जो कि उन्होंने लेवरेज से एक्सप्लॉइट किया था। गहरी सामूहिक कब्रें वो फॉरबिडन मैजिक की ओर संकेत करते हैं, और पिछले कई सालों से ब्रिकाल्ट ने फॉरबिडन आर्ट का यूज़ करके अनगिनत जानें ले ली हैं किसी कारणवश। ऐसी कलाओं को रिकॉर्ड करने वाला ग्रिमार्स का आधा हिस्सा वो ब्रिकाल्ट में ही रहता है, और इसका बाकी का आधा हिस्सा वो होली स्टेट में स्टोर है। इसका मतलब जियोवानी ने ज़रूर उसका स्मगलिंग की होगी। लेकिन जियोवानी ने ग्रिमार कैसे चुरा ली, यह लगभग असंभव है, क्योंकि सीक्रेट लाइब्रेरी में मैजिक यूज़ करना इम्पॉसिबल है। और यूलियस की बात सुनकर योडल मनी मन कहती है, रुको, लेडी पेमला ने क्या ये नहीं कहा था कि जियोवानी एक बार किसी के साथ वहाँ गया था, और उन्होंने बताया था कि वो अपने साथ लाइब्रेरी में किसी ट्रेनी प्रीस्ट को लेके गया था? शायद वो प्रॉपर प्रीस्ट नहीं बना था। तो क्या ऐसा हो सकता है? और ये सोचकर योडल कहती है, योर हॉलीनेस, यहाँ एक चीज़ है जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और योडल कहीं जा रही होती है, और वो सोचते हुए जा रही होती है कि कोई ऐसा जो प्रॉपर प्रीस्ट भी न बना हो, इसके बावजूद उसके पास ऐसी मेमोरी है कि वो फॉरबिडन आर्ट्स के मैजिक सर्कल्स को यानी स्पेल्स को अच्छे से याद कर सके और कॉपी कर सके। और वो चलते चलते माइकल के सामने आ गई थी, और माइकल कहता है कि काफ़ी लंबा समय हो गया, और उसको देख कर योडल कहती है, माइकल साया। और माइकल कहता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं प्रीस्ट? और योडल कहती है, मुझे आपसे कुछ कन्फेस करना है। और वो कहती है, ये आपके मिस्टेक के बारे में है जो आपने पहले की थी अपने दोस्त के लिए, जिसे हमेशा बुली किया जाता था। और तब वो उसे एक डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहती है, लेकिन माइकल उस डॉक्यूमेंट को देख के कहता है, क्या? और तब योडल उस डॉक्यूमेंट को दिखाते हुए कहती है, क्या आपको याद है कि आपने इन फॉरबिडन मैजिक सर्कल्स को कॉपी किया था पहले? और ये देखकर माइकल वो पूरी तरह से घबरा गया था, और योडल गुस्सा करते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता है कि आपको निश्चित रूप से ग्रिमार को छूने के लिए पनिश किया जाएगा? और अगले ही पल हम ग्रैंड मीटिंग हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक एल्डर बोलता है, लेकिन उन पर एक एल्डर का प्रेशर था, तो कैसे एक ट्रेनी मना कर सकता था? तभी एक एल्डर वो कहता है, लेकिन अभी भी उन्हें ग्रिमार को नहीं छूना चाहिए था। लॉ के अनुसार तो आपको ज़रूर पनिश किया जाना चाहिए, आपको इसको पूरी तरीके से जज करना चाहिए। ये देखकर तो यूलिस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, और उसको इतना परेशान होता हुआ देखकर योडल कहती है, हिज हॉलीनेस, क्या आप ठीक हैं? उसकी बात सुनकर यूलिस कहता है, ये आसान नहीं है। और फिर योडल वो याद करती है कि माइकल ने उसको सब कुछ कन्फेस कर दिया था कि उसने जियोवानी के कहने पर ग्रिमार के सभी कॉन्टेंट्स को स्केच किया था, क्योंकि उसने कहा था कि अगर वह उसकी बात मानता है तो वह असेलो की मदद करेगा। और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि माइकल असेलो की इतनी ज़्यादा केयर क्यों करता है। और फिर सब लोग मीटिंग हॉल से चले जाते हैं, और सीन योडल और यूलिस पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर योडल वो यूलिस से कहती है, लेकिन शायद सीक्रेट लाइब्रेरी में हमारे पेयरिंग को अनडू करने के लिए कुछ सोल्यूशन मिल जाए योर हॉलीनेस।
और उसकी बात सुन के यूलिस वो तो कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा कहते वो तो बिल्कुल चमक रहा था। और हमारी योडल वो कहती क्या आपने पहले ही चेक कर लिया? वैसे फ्रेंड्स हमें तो पता ही है कि यूलिस अब पैर ही नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए वो सब्जेक्ट को चेंज करते हुए कहता है मोर इम्पोर्टेंटली तुम्हें नया रोज़ारियम कैसा लगा? उसकी बात सुनकर योडल कहती है मुझे बहुत पसंद आया, वह बड़ा है और गर्म भी। और फिर वो गुस्सा करते हुए कहती है सिवाय इस चीज़ के कि योर हॉलीनेस ने हमारी बिल्डिंग्स को 2 भागों में डिवाइड कर दिया और अब मैं ह्यू और ले से अलग हो चुकी हूँ। और ये देखकर तो हमारी यूलिस मुँह फेर लेता है और फिर उसके करीब जाते हुए कहता है मैं क्या करता, मुझे जलन हो रही थी। और ये सुनकर यूलिस कहती है क्या क्या? और फिर यूलिस उसके बालों को पीछे करते हुए कहता है इसलिए प्लीज तुम मुझे अपने बारे में ज्यादा बताओ, ना कि किसी और दूसरे के बारे में। अब क्योंकि हमारी बेचारी योडल यूलिस के फ्लर्ट को सहन करने की सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो उठते हुए टेबल पर हाथ मारते हुए कहती है अब क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया है। वो वहां से भागने लगती है और कहती है तो फिर मैं यहाँ से चलती हूँ, अगर कोई जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा आ जाऊंगी। लेकिन भाई साहब यूलिस उसको कहाँ ही जाने देने वाला है, वो जाके उसको रोक लेता है। और ये देखकर योडल वो तो शॉक हो जाती है और फिर वो कहता है कि मिस योडल ऐसा लगता है जब तक कि आपको मुझसे कोई काम की बात ना करनी हो तब तक आप मुझसे कोई संपर्क नहीं करती, और क्या आप आशा करती हैं कि हमारे बीच में जो कुछ भी है उसको इग्नोर करने से चीज़ें ऐसे ही खत्म हो जाएंगी? और उसकी बात सुन के योडल वो पीछे मुड़ते हुए कहती है यह सच नहीं है। तब यूलिस उसके हाथ से रिंग निकालते हुए कहता है तो फिर मुझे बताओ। तो मिस योडल सच में आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? सो फ्रेंड्स अभी तक सिर्फ इसके इतने ही एपिसोड आए हैं और आगे के चैप्टर्स अगर आते हैं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि इसके चैप्टर्स वो वीकली आते हैं, तो जब भी इसका नया चैप्टर आएगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगी। और फ्रेंड्स आप तब तक मेरी न्यू स्टोरीज़ को एंजॉय कर सकते हैं एंड आई होप कि आपको वो स्टोरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करके भी जाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।